लैंगिक जनन कहते हैं, और दूसरा जो होता है उसको आप कहते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन कहते हैं। देखिए इस ये जनन की वैसी विधि है जिसमें दो जनक भाग लेते हैं, नर और मादा। तो जब नर और मादा आपस में शारीरिक संबंध बना करके जब नए संतति को उत्पन्न करता है तो इसको हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतान होता है वो अपने जनक से भिन्न हो सकता है, सभी गुणों में अपने जनक से भिन्न हो सकता है, क्योंकि इसमें दो गैमेटों का क्या हुआ है, संयोजन हुआ है। ठीक है ना। दूसरा होता है जिसका नाम पड़ता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान जो होता है वो अपने माता पिता के सभी गुणों में जो होती है बिल्कुल समान होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही जनक भाग लेता है ना। जनन की वैसी विधि जिसमें एक ही जनक भाग लेवे उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं, और जिसमें दो जनक भाग लेवे उसे कहते हैं लैंगिक जनन। देख लैंगिक जनन की जो होती है वो तीन घटनाएं घटती है। लैंगिक जनन की कितनी घटनाएं हैं, तीन घटनाएं हैं। तीन घटनाएं हैं। कौन कौन घटनाएं हैं भाई? तो सबसे पहले कहता है जिसको आप कहते हो निषेचन। निषेचन कहते हो। निषेचन पूर्व घटना की बात आता है और निषेचन पक्ष घटना की बात आता है। ठीक है ना। निषेचन पूर्व घटना और निषेचन पक्ष घटना। निषेचन किसे कहते हैं भाई? तो जब नर युग्मक का शुक्राणु और मादा युग्मक का अंडाणु, जब नर युग्मक का शुक्राणु और मादा युग्मक का अंडाणु जब आपस में संगलन की क्रिया करता है तो इसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन के पहले घटित होने वाले संपूर्ण घटना को निषेचन पूर्व घटना कहते हैं, जिसके पश्चात जो होता है युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक जो होता है एक गुणित होता है, इसलिए इसको एन से सूचित करते हैं, और एन बराबर क्रोमोसोम की संख्या कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। और निषेचन पक्ष घटना की बात आता है, तो जब निषेचन पक्ष घटना की जब आता है तो कहता है कि निषेचन के पश्चात घटित होने वाले संपूर्ण घटना को निषेचन पक्ष घटना कहते हैं। ठीक है, निषेचन पक्ष घटना कहते हैं। और निषेचन देखिए ना, निषेचन पक्ष घटना छूइए तो डिस्प्ले को, निषेचन पक्ष घटना कहते हैं। और ये जो होता है द्विगुणित होता है। कैसा होता है विमान? द्विगुणित होता है। द्विगुणित होता है इसलिए इसको हम लोग 2n से सूचित करते हैं, और 2n बराबर हो जाता है कितना, 46 हो जाता है। चलिए यहाँ तक के तो क्लियर हो गया। निषेचन जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है अंतःनिषेचन और दूसरा होता है बाह्य निषेचन, है ना। एक हो जाता है अंतःनिषेचन और दूसरा हो जाता है बाह्य निषेचन। जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होती है तो इसे हम लोग अंतःनिषेचन कहते हैं, और जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होता है तो इसे हम लोग बाह्य निषेचन कहेंगे। और जितने भी सजीव प्रजक प्राणी है, सजीव प्रजक का मतलब होता है कि वैसा प्राणी जो अपने गर्भ से डायरेक्ट शिशु को जन्म देता है, बच्चों को जन्म देता है, उसे हम लोग सजीव प्रजक कहेंगे। और जो अपने गर्भ से अंडे को जन्म देता है उसे हम लोग अंड प्रजक कहते हैं, अंड प्रजक कहते हैं। तो अंड प्रजक में बाह्य निषेचन और अंतःनिषेचन किसमें होता है, सजीव प्रजक प्राणी में। चलिए यहाँ तक के तो क्लियर है लगभग। अब इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे जीवन अवधि है ना, जीवन काल है, जीवन अवधि है। तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को क्या कहते हैं, जन्म जीवन काल कहते हैं। जीवन जोड़ काल, तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन काल कहते हैं। और इसी में आ जाता है गर्भाकाल, है ना। अब कुछ लिस्ट जो आप लोग को दिया गया है जीवन काल का, वो जीवन काल में जो कुछ लिस्ट जो है आप तोता वगैरह ये सब का याद कर लीजिएगा, तोता है, कुत्ता है, ये सब का याद कर लीजिए। इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव दुगो पूछेगा। गर्भाकाल किसे कहते हैं? तो जब तक कोई भी प्राणी गर्भ अवस्था में रहती है, मतलब जितने समय तक गर्भावस्था में रहती है उस वक्त को हम लोग कहते हैं गर्भाकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाकाल कहते हैं। और इसी से अब देखिए बहुत वीआईपी क्वेश्चन उठेगा आपका मध चक्र, और दूसरा है आपका ऋतुस्राव चक्र, है ना। ऋतुस्राव चक्र होता है। तो मध चक्र किसे कहते हैं भाई? तो मध चक्र का मतलब है कि नन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध चक्र कहते हैं। ठीक है ना। मध चक्र माने नन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध चक्र कहते हैं, जबकि प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। जैसे गाय भैंस जितना भी है, गाय हो गया, भैंस हो गया, है ना, गाय भैंस बकरी हो गया, ठीक है, गाय भैंस बकरी, ये सब जितना भी है इस सब के सब में कौन सा चक्र होता है? मध चक्र होता है। और मनुष्य हो गया, मनुष्य है, बंदर है, गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, तो ये सब के सब में क्या होता है? ऋतुस्राव चक्र होता है। ठीक है ना, ऋतुस्राव चक्र होता है। फिर यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, जितना भी क्वेश्चन होता है उसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। मोनोकार्पिक पौधा, है ना, मोनोकार्पिक पौधा। तो मोनोकार्पिक पौधा होता है जो वैसा पेड़ पौधा जो अपने जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार पुष्प प्रदान करता है ना। मोनोकार्पिक पौधा जीवन में जो एक ही बार पुष्प या फल दे सके, उसे उन समूह के उनके अंतर्गत आने वाले सभी पेड़ पौधों को हम लोग मोनोकार्पिक पौधा कहते हैं। जैसे नीला कुरेंजी हो गया, बांस हो गया, ये सब के सब क्या है? मोनोकार्पिक पौधा है। पॉलीकार्पिक पौधा क्या है? पॉलीकार्पिक पौधा, तो पॉलीकार्पिक पौधा होता है जो कि वैसा पेड़ पौधों का समूह, माने वैसा पेड़ पौधों का समूह जो एक निश्चित अवधि के उपरांत, माने एक निश्चित समय अंतराल के तहत एक निश्चित समय काल में वह जो है अपने बच्चों फल या पुष्प को प्रदान करता है, इसीलिए हम उसको पॉलीकार्पिक पौधा कहेंगे। नेक्स्ट है मेरे भाई जन्म से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपका ये सब जो चीजें हैं वो क्लियर हो चुका है। ठीक है ना। इतना क्वेश्चन आपको बहुत तरीके से कर सकता है। सेकंड चैप्टर में है, जैसे मान लो कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, है ना, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की बात आता है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की बात आता है। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की जब बात आता है तो इसमें सबसे वीआईपी चीज होता है स्त्री केसर, और दूसरा होता है
पुंकेसर, स्त्री केसर और पुंकेसर होता है। तो आपको बता देंगे ये पुष्प के मादा वाले भाग को मादा वाले पुष्प के मादा भाग को स्त्री केसर कहते हैं, पुष्प के पुमंग वाले भाग को पुंकेसर कहते हैं ना। पुष्प के नर भाग को पुंकेसर और पुष्प के मादा भाग को स्त्री केसर। ये भी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। और ये भी 3 प्रकार का होता है। ये जो होता है पहला का नाम है पराग कोष हो जाता है, और दूसरा जो हो जाता है जिसको आप योजी कहते हैं, और तीसरा हो जाता है जिसको आप कहते हैं तंतु कहते हैं। और इसमें जो होता है पहला का नाम है वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गया, और तीसरा जो है वो अंडाशय हो गया। क्या हो गया बुआ? अंडाशय हो गया। मतलब ये तीनों मिल करके बनाता है स्त्री केसर, और ये तीनों मिल करके बना देता है पुंकेसर। कोई दिक्कत? चलिए यहां तक के तो लगभग आप लोग को क्लियर है। अब इसी से छोटा छोटा सवाल हम आप लोगों को उठा देते हैं सेकंड चैप्टर से ही। सेकंड चैप्टर से सबसे वीआईपी चीज है जिसको आप पूछेगा, जैसे आपको कहता है द्विव निषेचन, है ना, द्विव निषेचन जिसको आप इंग्लिश में डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, है ना। द्विव निषेचन जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे मेरे भाई? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तब डबल फर्टिलाइजेशन जो हुआ था वो सबसे पहले खोज किया था नावासीन नामक वैज्ञानिक ने 1898 है ना, 1898 ईस्वी में किया था। लिलियम तथा फ्रिटिलेरिया नामक पौधा से किया था। याद रखिएगा, लिलियम तथा फ्रिटिलेरिया नामक पौधा से खोज किया था, है ना, द्विव निषेचन। ठीक है, जब द्विव माने दो, निषेचन जब किसी पेड़ पौधों में निषेचन की क्रिया 2 बार संपन्न होती है तो इसे हम लोग द्विव निषेचन कहते हैं, जिसका खोज नावासीन नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में किया था। लिलियम तथा फ्रिटिलेरिया नामक पौधा से किया था। उसके बाद आ जाता है, देखो उसके बाद आ जाता है बहुभ्रूणता की बात आती है। तो बहुभ्रूणता कहता है पॉलिन ब्रोयनी, बहुभ्रूणता कहता है कि बहुभ्रूणता का खोज जो किया था वो किया था कौन? बहुभ्रूणता का खोज जो किया था वो ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने कब किया था भाई? तो कि 1719 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1719 ईस्वी में किया था। बहुभ्रूणता जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है सत्य बहुभ्रूणता और दूसरा होता है असत्य बहुभ्रूणता, है ना, असत्य बहुभ्रूणता। उसके बाद अगर सबसे वीआईपी क्वेश्चन आते हैं अगर इंटर के एग्जाम में इस चैप्टर से, तो नाम आता है परागन का, है ना, परागन का आता है। ठीक है ना, परागन। तो परागन जो होता है मेरे दोस्त, परागन जो होता है कहता है कि जब किसी पौधा के परागकोश से जब किसी पौधा के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधा या किसी दूसरे पौधा के वर्तिकाग्र तक चला जाता है तो इसे हम लोग परागन कहते हैं। ठीक है ना, जब किसी पौधा के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधा या किसी दूसरे पौधा के वर्तिकाग्र तक चला जाता है तो इसे हम लोग परागन कहते हैं। ठीक है ना, परागन जो होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला का नाम होता है जिसको आप कहते हैं स्वपरागन होता है, और दूसरा होता है विवाह परपरागन होता है। ठीक है ना, परपरागन होता है। चलिए स्वपरागन की बात जो आती है, जब किसी पेड़ पौधा के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधा के वर्तिकाग्र तक जब पहुंच जाता है तो इसको कहते हैं स्वपरागन। और जब किसी पेड़ पौधा के परागकोश से निकलकर परागकण किसी दूसरे पेड़ पौधा के वर्तिकाग्र तक चला जाता है तो इसको हम लोग परपरागन कहते हैं। अब स्वपरागन बेहतर होता है परपरागन की अपेक्षा। चल नेक्स्ट है, इसके माध्यम बहुत सारे चीजें हैं, इसके माध्यम है। तो जिस माध्यम के द्वारा परागन की क्रिया संपन्न होता है, उसे हम लोग कहते हैं परपरागन। ठीक है ना, सॉरी परागन का माध्यम कहते हैं। अब परागन का माध्यम सारा बहुत सारा चीजें हैं, है ना, जैसे कहते हो जल परागन। तो जल परागन को हाइड्रोफिली कहा जाता है। क्या कहते हैं? जल परागन को हाइड्रोफिली कहते हैं। कहता है कि जब परागन की क्रिया जल के द्वारा होता है तो इसे जल परागन कहते हैं। नेक्स्ट कहता है वायु परागन। तो वायु परागन जो होता है वो जब परागन की क्रिया वायु के द्वारा होता है तो इसको हम लोग वायु परागन कहते हैं। और जब परागन की क्रिया कीट पतंग के द्वारा होता है तो इसको हम लोग कीट पतंग परागन कहेंगे। जब परागन की क्रिया करें गया वायु जल कीट पतंग, हाँ सब तो हो गया, है ना। तो जब परागन की क्रिया इसके द्वारा होगा तो हम लोग इसको वायु परागन को हम लोग एनिमोफिली कहते हैं, कीट परागन को इंटोमोफिली कहते हैं, है ना, इंटोमोफिली कहते हैं। और सब जो है देखिए सेमल में चमगादड़ द्वारा परागन की क्रिया होती है। सबसे वीआईपी क्वेश्चन है कि सेमल में जो होती है परागन की क्रिया चमगादड़ के द्वारा होता है। आप याद रखोगे, बहुत अच्छा याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात आता है तो फल की बात आता है। फल जो है इससे क्वेश्चन करता है फल। तो फल जिसको इंग्लिश में आप फ्रूट्स कहते हैं, फल जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। पहला का नाम जिसको आप सत्य फल कहते हैं और दूसरा का नाम होता है असत्य फल, है ना, असत्य फल। जिस फल का निर्माण सिर्फ और सिर्फ अंडाशय से होती है उसे हम लोग सत्य फल कहेंगे, और जिस फल का निर्माण अंडाशय के साथ साथ पुष्पासन से भी होता है तो उसे हम लोग असत्य फल कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आता है। अगर हम क्वेश्चन उठाए भाई तो क्वेश्चन की बात आता है, नहीं ऐसे नहीं, चेंज कर दीजिए डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट चेंज कर दीजिए। अब तीसरे चैप्टर की अगर बात आ जाता है तो तीसरे चैप्टर में हम लोग सीधा सी प्रश्न उठाते हैं। जैसे देखिए अब जो है तीसरा चैप्टर से जिसको आप कहते हैं मानव जन्म की बात करते हो, मानव जन्म की बात करते हैं, है ना। जब मनुष्य जो है अपने बच्चों को जन्म देता है ना, जब मनुष्य मानव जाति के लोग अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो इसको हम लोग मानव जन्म कहते हैं। मानव जन्म में 2 भाग सबसे प्रमुख होता है। एक होता है मादा जनन तंत्र, है ना, एक होता है मादा जनन तंत्र होता है, और दूसरा होता है नर जनन तंत्र। पहला मादा जनन तंत्र, दूसरा नर जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र का सबसे प्रमुख हिस्सा होता है जिसको आप कहते हैं फैलोपियन नलिका कहते हैं। फैलोपियन नलिका में ही निषेचन की क्रिया संपन्न होता है। निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होता है? तो कि फैलोपियन नलिका में होते हैं। उसके बाद जब आ जाता है जिसका नाम होता है गर्भाशय, है ना, गर्भाशय जो होती है मेरे दोस्त वो 7.5 सेंटीमीटर जो होती है वो लंबा होता है ना, 5 सेंटीमीटर जो होता है वो चौड़ा होता है, और 3 सेंटीमीटर 3 साढ़े 3 सेंटीमीटर जो होता है वो मोटा होता है। ठीक है ना, इसी में बच्चे पलते हैं गर्भाशय में।
बाहर से देखने पर जो है क्या बोलते हैं नाशपाती की आकृति का रूप दिखाई पड़ता है। इसी के ऊपर कुछ परतें होते हैं जिसे आप कहते हैं म्यूकोसा जिसको म्यूकोसा या एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो मासिक चक्र के दरमियान टूट करके शरीर से बाहर गिरता है ना, मासिक चक्र के दरमियान टूट करके शरीर से बाहर गिरता है। उसके बाद आ जाता है सीधी सी प्रश्न है, अगर गर्भाशय की बात छोड़ दीजिए, अंडाशय की कहानी में चलाओ तो अंडाशय से जो है अंडाणु निकलते हैं। अंडाणुओं की संख्या जो होती है एक महिला में लगभग 400 के करीब जो है अंडाणु होते हैं। अगर पूछता है कि एक महिलाओं में लगभग कितने अंडाणुओं की संख्या होती है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अंडाणुओं की संख्या लगभग 400 के करीब होता है, ठीक है ना। हाँ, अब जो है ये निकल करके और निषेचन की क्रिया संपन्न कराता है। अब देख भाई, अंडाशय के ऊपर कुछ अंगुली नुमा संरचना होता है जिसको आप फिमरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिमरी कहते हैं, है ना। अंडाशय के ऊपर अंगुली नुमा संरचना जो होता है उसको हम लोग फिमरी कहते हैं, और जो उठा हुआ भाग जो होता है उसको एम्पुला कहते हैं, ठीक है ना, एम्पुला कहते हैं। देखिए जब हम लोग क्लास पढ़ाते थे सब कुछ है सब्जेक्टिव तरीके से लिखवाया हुआ है, हम सिर्फ और सिर्फ इसको रिवीजन कर दे रहे हैं और ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं कर रहे हैं आपको, इसलिए कि देखिए अब शांति से जो है कॉपी पढ़ाया गया है, उस कॉपी को आप बेहतर तरीके से पढ़ के जाइए और उससे श्योरिटी है कि वहां से सवाल आएंगे, ठीक है ना। अपने आत्मविश्वास करके जाइए, आप अगर याद करके आए हैं, बढ़िया से पढ़े हैं, तो आपकी वहां पर सफलता तय है, ठीक है ना। अब बात आता है होगा भ्रूण की बात आता है, इसी में भ्रूण पलता है। भ्रूण जब कहता है कि गर्भ में पल रहे बच्चा को क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। गर्भ में पल रहे बच्चा को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण जब तूत की अवस्था में हो, जब भ्रूण तूत की अवस्था में हो तो इसको हम लोग मोरूला कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा? मोरूला कहते हैं, है ना, मोरूला कहते हैं। जब इसी भ्रूण को हम लोग हत्या कर देते हैं तो इसको कहते हैं भ्रूण हत्या। जब भ्रूण का विकास होता है तो इसको हम लोग भ्रूणोद्भव कहेंगे। क्या कहेंगे? भ्रूणोद्भव कहेंगे। जब भ्रूण को हम लोग पोषण देते हैं तो इसे हम लोग भ्रूण पोष कहते हैं, भ्रूण पोष कहते हैं, ठीक है ना। जब भ्रूण को हम पोषण देते हैं तो इसे भ्रूण पोष कहते हैं, और जब भ्रूण को हत्या करते हैं तो इसे भ्रूण हत्या कहते हैं, ठीक है। अब बात आता है मेरे दोस्तों, अब बात आ जाती है नर जनन तंत्र का। नर जनन तंत्र का, तो नर जनन तंत्र का सबसे नर जनन तंत्र का जब हिस्सा आता है सबसे प्रारंभिक तौर पर, तो नर जनन तंत्र में सबसे पहला हिस्सा होता है जिसको आप कहते हैं ब्रीसन, है ना। क्या कहते हो? ब्रीसन। ब्रीसन को इंग्लिश में लोग टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। ये जो होता है वो संयोजी उत्तक का बना होता है, संयोजी उत्तक का बना होता है, संयोजी उत्तक का बना होता है। और ये जो होता है जिसमें ब्रीसन रहता है उसे हम लोग ब्रीसन कोष कहते हैं, ब्रीसन कोष कहते हैं। देखिए ब्रीसन कोष कहते हैं, और यही ब्रीसन कोष जो होता है जिसका टेम्परेचर, ब्रीसन का जो टेम्परेचर होता है वो 34 से 35 डिग्री के आसपास में होती है। बॉडी के टेम्परेचर से 1 या 2 डिग्री कम होता है। इसी में हम लोग शुक्राणु का माने सीमेन का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। चलिए यहाँ से आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब इससे जब हम लोग आगे की ओर बढ़े तो इसी में कहता है कि कोई आंत का कोई भाग इंगुइनल नाल से होते हुए ब्रीसन कोष में उतर जाता है, तो इसी को कहते हैं इंगुइनल हार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्निया कहते हैं, है ना। आंत का कोई भाग जब ब्रीसन कोष से आंत का कोई भाग ब्रीसन कोष में उतर जाता है, इंगुइनल नाल से होते हुए ब्रीसन कोष में उतर जाता है, तो इसे इंगुइनल हार्निया के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम लोग बात करें आगे की, तो प्रसव किसे कहते हैं? तो प्रसव जो होता है, प्रसव का मतलब होता है कि जब कोई प्राणी अपने गर्भ से बच्चों को जन्म देता है तो इसे हम लोग प्रसव कहते हैं, ठीक है। प्रसव कहते हैं गर्भ से हाँ, जब कोई स्त्री जो है गर्भ से बच्चों को जन्म देते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग प्रसव कहते हैं। और इसी के प्रसव के बाद जब इससे दूध का स्रवण होता है तो इसे हम लोग कहते हैं दूध स्रवण। क्या कहते हैं? दूध स्रवण। दूध का स्रवण जिस नली से होता है, स्तन के जिस नली से होता है उसे हम लोग लैक्टोफेरस नलिका कहते हैं, लैक्टोफेरस नलिका कहते हैं, नलिका कहा जाता है, जिसका व्यास जो होता है मेरे दोस्त वो 0.5 मिलीलीटर का होता है, ठीक है ना। और जिसको पकड़कर बच्चा दूध पीता है वो बुट्टीदार संरचना को नेपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपल्स कहा जाता है। और उसके चारों तरफ जो ब्लैक टाइप का पट्टी होता है उसे एरियोला कहते हैं, एरियोला कहा जाता है, ठीक है, एरियोला कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक के तो लगभग क्लियर हो गया आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दिक्कत होगा भी तो भाई परेशानी तो आप ही को झेलना पड़ेगा ना, मन से नहीं पढ़िएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। लैक्टोफेरस नलिका कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक के तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और यहाँ की बात अगर हम करें कि भ्रूण का विकास जिस गति से होता है ना, जिस गति से भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास जिस गति से होता है उसे हम लोग मोर्फोजेनेटिक गति कहते हैं, मोर्फोजेनेटिक गति कहते हैं, मोर्फोजेनेटिक गति कहा जाता है, ठीक है ना। जिस गति से वह विकास करता है, भ्रूण का समस्त गुणों की जानकारी हम जिससे करते हैं उसको कहते हैं क्या बोलते हैं? एमनियोसेंटेसिस बोला जाता है, एमनियोसेंटेसिस बोला जाता है, ठीक है, एमनियोसेंटेसिस बोला जाता है। एमनियोसेंटेसिस में जो होती है कि इसमें से एमनियोटिक नामक द्रव्य को निकाला जाता है, एमनियोटिक नामक द्रव्य को निकाला जाता है और निकाल करके उसका जो होता है टेस्ट की जाती है, ठीक है। चला आगे बढ़ जाइए। अब बात आता है मेरे दोस्तों थर्ड चैप्टर का, तो उसमें सीधा कहता है कि जनन से संबंधित जो स्वास्थ्य है उसकी चर्चा चला दीजिए। तो हम कोई बात नहीं है, जनन से मानव जनन में जो है जनन स्वास्थ्य का जो चर्चा चला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बात है कि हम लोग जनन की क्रिया करने के लिए सबसे पहले हम लोग को स्वस्थ होना भी बिल्कुल जरूरी होती है। अगर आपकी स्वस्थता सही नहीं है तो आप समझ जाइए कि आपकी परेशानियां भविष्य में संभव हो सकता है। इसलिए हम सभी लोग सबसे पहले प्रयास करेंगे कि हम जनन से संबंधित बहुत सारे स्वास्थ्य को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो जनन से स्वास्थ्य है कि हम लोग जो भी अगर जनन की क्रिया करते हैं तो हम सबसे पहले अच्छे लोगों के साथ करें, साफ सुथरे लोगों के साथ करें और साफ सुथरे तरीके से करें, ताकि हम लोग किसी भी प्रकार का इंफेक्शन ना हो सके। इसमें सबसे वीआईपी चीज आ जाता है जिसका नाम होता है एआईडीएस। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसका जो मुख्य कारक होता है वो एचआईवी होता है, जिसको आप कहते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग एयन
यौन संचारित रोग के तहत आता है जो एसटीडी रोग कहते हैं, है ना, एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से जाता है। अब इसी रोग के तहत आता है, जैसे आपसे पूछता है ना, हर्पिस हो जाती है, हर्पिस हो जाता है, गोनोरिया हो जाता है, गोनोरिया, गोनोरिया हो जाता है, हर्पिस गोनोरिया, सिफिलिस हो जाती है, सिफिलिस की बात अगर करते हैं तो सिफिलिस की बात आ जाता है ना, यूरेथ्राइटिस होता है, यूरेथ्राइटिस होता है मेरे दोस्तों, यूरेथ्राइटिस हो जाता है, सेल्फिनाजाइटिस हो जाता है, सेल्फिनाजाइटिस हो जाता है, यूरेथ्राइटिस हो जाता है, सेल्फिनाजाइटिस हो जाता है, सर्विसाइटिस हो जाता है ना, सर्विसाइटिस हो जाता है। ये सब के सब जो है एसटीडी रोग के तहत आता है ना, एसटीडी रोग के तहत आता है। इसलिए इसको आप तरीके से आप जो है जांच करें, अपना तरीके से फॉलो करें। इसी में एक सबसे वीआईपी क्वेश्चन आता है एमटीपी। एमटीपी का पूरा नाम होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, चिकित्सीय सगर्भता समापन। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात आता है, जिसको आप कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चिकित्सीय सगर्भता समापन। यह एक वैसी विधि है जिसकी सहायता से गर्भ में पल रहे बच्चों को प्रसव से पहले हम लोग हत्या करके बाहर निकाल देते हैं। भ्रूण हत्या करने का एक सबसे उत्तम तरीके हैं और एक करके एमटीपी की सहायता से भ्रूण को हत्या करके बाहर निकाल देते हैं। इसको आप एमटीपी कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग कुछ बढ़ जाते हैं और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपका वीआईपी क्वेश्चन बनते हैं। वंशागति का आणविक आधार, तो वंशागति का आणविक आधार जो है तो हम लोग कहते हैं आनुवांशिकी। आनुवांशिकी कहता है कि जब माता पिता का गुण लक्षण संतान में दिखाई पड़े तो उसे आनुवांशिकता कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं, ठीक है। और जब हम उसका अध्ययन करना शुरू करते हैं तो उसको आनुवांशिकी कहते हैं। ये देखिए इसमें सबसे पहले एक संकर क्रॉस संकरण की बात आ जाता है, संकरण की बात आ जाता है। संकरण, तो संकरण कहता है कि जब दो विपरीत गुण वाले पौधों को आपस में जब क्रॉस कराई जाती है तो उसको आप लोग संकरण कहते हैं। संकरण में दो तरीके से हम लोग कराते हैं, एक होता है जीनोटाइप, एक होता है जीनोटाइप हो जाता है और एक हो जाता है फिनोटाइप, फिनोटाइप हो जाता है। तो एक जीनोटाइप और एक दूसरा फिनोटाइप हो जाता है। तो अगर हम बाहरी गुणों के आधार पर किसी पेड़ पौधा को बाहरी लक्षणों के आधार पर हम आपस में देखते हैं तो उसको फिनोटाइप, और जब आंतरिक गुणों के आधार पर करते हैं उसको जीनोटाइप कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा अगर दोहराने वाला था तो व्यक्ति का नाम था जिसका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल ने जो है सबसे पहले वंशागति के प्रति अपना बहुत सारे चीजों का अध्ययन किया और ये अध्ययन 1856 से स्टार्ट किया था, ठीक है ना। और अंततः जाकर के 1900 ईस्वी में इनकी सिद्धांतों का अंत होता है ना। लेकिन इनकी मृत्यु जो हो गया था सन 1883 ईस्वी में हो गया था। इनके सिद्धांतों को अध्ययन करने वाले 3 वैज्ञानिक थे। ये अपना सिद्धांत पूरी जो सिद्धांत था वो एक किताब में दे दिए थे जिसको कहते हैं नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटिकल ऑफ ब्रून, एनएचएसबी, एनएचएसबी। तो एनएचएसबी में जो होता है वो अपना पूरी सिद्धांत को लागू कर दिए थे, समझ गए। और इन्हीं के सिद्धांत को दोहराने वाला व्यक्ति था, 3 व्यक्ति थे। ऑस्ट्रिया के इर्विक वान शेरमार्क, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और होलैंड के हागोडी ब्रिज थे, है ना। कौन था? होलैंड के हागोडी ब्रिज होता है, हागोडी ब्रिज होता है। ये व्यक्ति जो है इनके सिद्धांत को दोहराया। ये सबसे ज्यादा वीआईपी है जी, ऑब्जेक्टिव पूछता है बहुत ज्यादा। और एक होता है ऑस्ट्रिया का जो थे वो ऑस्ट्रिया के इर्विक वान शेरमार्क होता है, शेरमार्क होता है। और तीसरा जो होता है जिसको आप कहते हैं जर्मनी के कार्ल कोरेंस होते हैं, जर्मनी के कार्ल कोरेंस थे। ये जो थे वो जाकर के जो है इनके सिद्धांतों को दोहराया कब? 1900 ईस्वी में, है ना, 1900 ईस्वी में। इसीलिए इन सभी लोगों ने ग्रेगर जॉन मेंडल के प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए उन्हीं के नाम से प्रचलित कराया, जिसे आज हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल के सिद्धांतों के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। आप एक सबसे वीआईपी क्वेश्चन इसमें अगर आता है तो एक क्वेश्चन है जिसको आप कहते हैं मल्टीपल एलेलिज्म, बहुविकल्पता, बहुविकल्पता, जिसको आप लोग कहते हैं मल्टीपल एलेलिज्म, है ना। मल्टीपल एलेलिज्म मतलब किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए एक से अधिक अगर विकल्प उपलब्ध हो तो इसे हम लोग बहुविकल्पता कहते हैं, ठीक है। फिर से एक बार, किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए या पूर्ण करने के लिए एक से अधिक विकल्प उपलब्ध हो तो इसे हम लोग बहुविकल्पता कहते हैं। बहुविकल्पता जो होती है इसमें सबसे अधिक कौन किया था अध्ययन? कार्ल लैंड अस्टेनर ने किया था, कार्ल लैंड अस्टेनर ने किया था। और इसमें आ जाता है सबसे पहले रक्त समूह की बात आ जाता है। रक्त समूह जो होता है, ऐसे लोग कहता है कि रक्त समूह जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, लेकिन आप लोग को सभी को ध्यान में रखना है कि रक्त का समूह जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है रक्त प्लाज्मा, एक होता है रक्त प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिका होता है, ठीक है ना। रक्त कणिका होता है मेरे दोस्त, है ना, रक्त प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिका होता है। रक्त कणिका होता है जो हल्का पीला होता है, और रक्त कणिका जो होती है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तीनों के नाम लिख देते हैं। सबसे पहला का नाम है आरबीसी, दूसरा का नाम है डब्ल्यूबीसी और तीसरा का नाम है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। इसको बिंबाणु कहते हैं, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड कॉर्पस्कुलस, डब्ल्यूबीसी का मतलब है व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुलस और प्लेटलेट्स का मतलब है बिंबाणु, ठीक है। अब रक्त का जो थक्का जमता है, रक्त का थक्का जमता है वो हैपेरिन के कारण, हैपेरिन के कारण रक्त का थक्का जमता है। लेकिन रक्त का थक्का किसके कारण नहीं जमता है? तो जिसका नाम है हिपैरिन है। हिपैरिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है ना, थक्का नहीं जमता है, और इसके कारण रक्त का थक्का जमता है, ठीक है ना। अब बात बताओ, रक्त समूह जो होता है, रक्त समूह मेरे दोस्त वो 4 प्रकार का होता है। रक्त समूह कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ए बी ओ और ए बी, ए बी ओ ए बी। ओ को सर्वदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है, क्योंकि ये सभी को दे सकता है लेकिन सभी से ब्लड ग्रुप ले नहीं सकता है। और ए बी को सर्व प्राप्त करता कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ले सकता है लेकिन सबको दे नहीं सकता है, ठीक है ना। ये सबको दे सकता है लेकिन सबसे ले नहीं सकता है, आई सबसे ले सकता है लेकिन सबको दे नहीं सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है और इसको जो है यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, मतलब ये देने वाला है, ठीक है ना।
अब इसमें क्यों भाई, अब इसमें देख लीजिए, इसमें जो एलिलता है, एलिलता होता है, एलिलता, एलिलता को हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। एलिल जो होते हैं वो तीन होते हैं, आई ए, आई बी और आई ओ, है ना, आई ओ, ये ही तीन एलिल हैं। तो किसी भी मनुष्य के रक्त में अगर पूछे, किसी के भी मनुष्य में पूछे तो कितने एलिल हो सकता है, दो हो सकता है। और अगर रक्त की बात करता है तो उसमें क्या बोलते हैं, रक्त की बात करें, रक्त की बात करें तो कितना, दो हो सकता है। और हाँ, तो मनुष्य में कहे तो दो हो सकता है, और अगर खाली खून में कहे तो आप कह सकते हैं कि खून में जो होते हैं एलिल तीन होते हैं। ठीक है ना, चलिए और आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चंस को हम लोग आगे की ओर लेकर के बढ़ जाते हैं और वहां से आप लोग को समझ में भी आएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन आता है जिसको आप कहते हैं गुणसूत्रीय, गुणसूत्रीय विकार की बात आता है ना, गुणसूत्रीय विकार, गुणसूत्रीय विकार। हम सभी का क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं जैसे जैसे मेरा ब्रेन में आ रहा है। ऐसा नहीं कि हम लोग नोट्स लिखे हुए हैं, नोट्स लिख करके हम आपको समझा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे पूरी सब्जेक्ट, हाँ पूरी चैप्टर याद है हमें, और जब पूरी चैप्टर याद है तो मतलब हम सोचते हैं कि आप लोग को जैसे जैसे मेरी ब्रेन में आ रही है उसी वजह से हम आपको क्लियर करते चलते हैं। ठीक है ना, गुणसूत्रीय विकार, गुणसूत्रीय विकार का मतलब होता है गुणसूत्र में कमी के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। गुणसूत्रीय विकार जो होता है मेरे दोस्त, वो तीन प्रकार का होता है। ठीक है ना, कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले जिसको आप कहते हैं डाउन, डाउन सिंड्रोम कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। दूसरा होता है जिसको आप कहते हैं टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम होता है, सिंड्रोम हो जाता है, सिंड्रोम हो जाता है। और तीसरा जो होती है जिसको आप क्लिनोफिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट सिंड्रोम कहते हैं, है ना, फिल्ट्रेट सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम सिर्फ और सिर्फ पुरुष में होता है ना, डाउन सिंड्रोम सिर्फ और सिर्फ पुरुष में होता है। जिस पुरुष में होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या जो हो जाती है वो 47 हो जाता है, 47 हो जाता है ना। यह 2n+1 ट्राइसोमी नियम का पालन करता है, ट्राइसोमी नियम का पालन करता है। ठीक है ना, इसीलिए इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों मंगोलियन की तरह दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है, मंगोलियन की तरह दिखाई पड़ता है। और टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो मेरे दोस्त सिर्फ और सिर्फ स्त्री में होती है, मतलब महिलाओं में होती है। जिस महिला में होता है उसमें वह जो है 2n-1 मोनोसोमी नियम का पालन करेगा, मोनोसोमी नियम का पालन करेगा, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 46 न होकर के 45 हो जाता है। कितना हो गया, 45 हो जाएगा, और इसमें 47 हो जाता है। चलिए, अब क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है जो ये सिर्फ और सिर्फ पुरुष में होता है, और पुरुष में जब होता है तो ये 2n+1 ट्राइसोमी नियम का पालन करता है, ट्राइसोमी नियम का पालन करता है ना, ट्राइसोमी नियम का पालन करता है। मतलब डायरेक्ट इसमें एक क्रोमोसोम की वृद्धि होती है, मतलब ट्रिपल एक्स हो जाएगा या ट्रिपल एक्स एक्स वाई हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, है ना। तो ये इस प्रकार का गुणसूत्रीय विकार था। ठीक है ना, अब बात आ जाता है हीमोफीलिया की बात आता है, हीमोफीलिया की बात आता है, हीमोफीलिया की बात आता है। हीमोफीलिया एक प्रकार का वैसा रोग है जिसमें कि जिस रोग से, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को रक्त जमने की रक्त की थक्का जमने की शक्ति क्या हो जाती है, खत्म हो जाता है। हाँ समझ गए, यह एक वैसा रोग है जिस रोग से ग्रसित व्यक्तियों के शरीर में रक्त की थक्का जमने की शक्ति क्या हो जाती है, समाप्त हो जाता है। और दूसरा हो जाता है वर्ण जोड़, वर्ण अंधता, वर्ण अंधता जिसको इंग्लिश में कलर ब्लाइंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंड्स कहते हैं, कलर ब्लाइंड्स कहते हैं। कलर ब्लाइंड्स जो है इस व्यक्ति, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग की पहचान, लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता, रंग की पहचान जो है पहचान नहीं कर पाता है ना। वर्ण अंधता रोग से ग्रसित व्यक्ति जो होता है लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। यहाँ तक के लगभग आपको हम क्लियर कर दिए हैं, लगभग क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ तक पहुंचेगा। इसी से क्वेश्चन आप लोग को कोई ना कोई क्वेश्चन घुमा करके आपको पूछता है। अब हम चैप्टर चल जाते हैं मानव स्वास्थ्य एवं, मानव स्वास्थ्य एवं रोग की बात आता है, रोग की बात आता है। तो सबसे पहले इसमें से क्वेश्चन पूछेगा कि अच्छा स्वास्थ्य क्या है, अच्छा स्वास्थ्य का मूल शर्त बताइए। तो अच्छा स्वास्थ्य का सबसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है कि अच्छा स्वास्थ्य है मूल शर्त इसका बताइए, है ना। तो अच्छा स्वास्थ्य का जो मूल शर्त है मेरे दोस्तों, जैसे खान पियान, रहन सहन, नियमित रूप से एक्सरसाइज, स्वच्छता, स्नान, ध्यान, कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, मानसिक शारीरिक संतुलन बना रहना चाहिए। तो ये समझिए कि बिल्कुल क्या है, अच्छा स्वास्थ्य का मूल शर्त हो जाता है। अब इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि रोग क्या है। तो शरीर में विभिन्न प्रकार की कमियों के कारण अगर कोई काम करने में असमर्थ होता है तो इस कमी को हम लोग कहते हैं रोग। रोग जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक हो जाता है आंतरिक रोग, आंतरिक रोग हो जाता है, और एक हो जाता है जिसको आप कहते हैं बाहरी रोग, है ना। एक हो जाता है आंतरिक रोग और दूसरा हो जाता है बाहरी रोग। आंतरिक रोग, आंतरिक कमियों के कारण उत्पन्न होने वाले रोग को आंतरिक रोग कहते हैं, और बाहरी कारकों की कमियों के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसे हम लोग बाहरी रोग कहते हैं। अब देख भाई, इससे भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है जिसको फैलाव दृष्टिकोण से कहा जाए तो एक हो जाता है संक्रामक रोग, एक हो जाता है संक्रामक और दूसरा हो जाता है असंक्रामक, असंक्रामक रोग हो जाता है ना। एक हो जाता है संक्रामक और दूसरा हो जाता है असंक्रामक। संक्रामक का मतलब होता है कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक जीव से दूसरे जीव में फैल रहा है उसको संक्रामक रोग कहेंगे, और जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल रहा उसको हम लोग असंक्रामक रोग कहेंगे। अब इसमें सबसे वीआईपी क्वेश्चन बन जाता है जिसको आप कहते हैं क्षय रोग, है ना। क्षय रोग, क्षय रोग को हम लोग तपेदक रोग भी कहा, तपेदक रोग कहते हैं। तपेदक रोग को यक्षमा रोग भी कहते हैं, यक्षमा रोग भी कहा जाता है। इसी को शॉर्ट में टीबी भी कहते हैं। इसका जो मुख्य कारक है वो एमबीटीसी है, एमबीटीसी है, एमबीटीसी है। देख लीजिए एमबीटीसी होता है, एक बार देख लीजिए छुपे, देख लीजिए ना, एमबीटीसी होता है ना, एमबीटीसी होता है। एमबीटीसी जो होता है एक प्रकार का लिक्विड निकलता है जिसको आप कहते हैं माइको बैक्टीरियम, बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, कुलोसिस होता है ना, कुलोसिस होता है। ये जो होता है ये ट्यूबरकुलिन नामक विष को स्रावित करता है, ट्यूबरकुलिन नामक विष को स्रावित करता है, और यही ट्यूबरकुलिन नामक जो विष है ये जाकर के बच्चों को संक्रमित करता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन जिसको आप कहते हो
बहुत सारा रोग है भाई। रेबीज रोग है, रेबीज रोग जो पूछता होता है आपसे क्वेश्चन में, रेबीज रोग जो है ना, ये रैबिडो नामक वायरस के कारण होता है, रैबिडो नामक वायरस के कारण होता है। इसको हम लोग भयावह रोग भी कहते हैं, भयावह रोग भी कहते हैं, भयावह, है ना, भयावह रोग भी कहते हैं, क्योंकि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति पानी को देखकर भयभीत होता है, मतलब डरता है, इसलिए इसको भयावह रोग भी कहते हैं। सबसे अधिक सियार और कुत्ता बिल्ली में पाया जाता है, ठीक है ना। एक हो जाता है टाइफाइड, टाइफाइड है, टाइफाइड जो होता है सल्मोनेला, है ना, सल्मोनेला टाइफोसा नामक विषाणु के कारण होता है। अब इससे अगर बनते हैं तो कैंसर की बात आता है, कैंसर को थोड़ा विस्तार से पढ़ा देते हैं, कैंसर को, हाँ, कैंसर को विस्तार रूप से पढ़ा देते हैं मेरे दोस्तों, है ना। कैंसर जो होता है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा करेगा। कैंसर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, कैंसर को इंग्लिश में ट्यूमर कहते हैं, बट कैंसर एक खुद बखुद इंग्लिश वर्ड है, तो खुद बखुद इंग्लिश वर्ड होते हुए इसको बयोरी कह दिया गया है ट्यूमर। कैंसर जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है बेनाइन कैंसर, बेनाइन कैंसर होता है, और दूसरा होता है मैलिग, है ना, मैलिग्नेंट कैंसर होता है, ठीक है। पहला का नाम बताओ, बेनाइन कैंसर, और दूसरा होता है मैलिग्नेंट कैंसर। बेनाइन कैंसर किसे कहेंगे भाई, तो बेनाइन कैंसर जो होता है, बेनाइन कैंसर को मस्सा कैंसर के नाम से भी जानते हैं, है ना, मांस में होने वाले कैंसर को मस्सा कैंसर। और ये जो होता है वो मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, 5 प्रकार का होता है। पांचों का नाम मैंने लिख देता हूँ। सारकोमा होता है, सारकोमा, सारकोमा, लिम्फोमा, लिम्फोमा हो जाता है, और हो जाता है लाइपोसा हो जाता है, लाइपोसा हो जाता है, कार्सिनोमा, कार्सिनोमा, है ना, और ल्यूकोमिया, 5 हो गया, ल्यूकोमिया हो गया, ठीक है। सबसे अधिक जो कैंसर होता है वो कार्सिनोमा कैंसर होता है, जो लगभग 85% होने की संभावना होती है, और 1% लगभग कार्सिनोमा, सार्कोमा होता है ना। इसको याद करने की तरीका है कि साली कालाई लुका के खाना चाहिए, अगर ऐसा बात बोलते हैं तो आपको याद हो जाएगा, साली कालाई लुका के खाना चाहिए, इसमें से कैंसर है, ठीक है ना। अब बात आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन करता है सबसे लास्ट चैप्टर से, जो आप लोगों के लिए बहुत हक की बात आता है, जिसको आप कहते हैं जैव विविधता, जैव विविधता, जिसको इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। जैव विविधता होने, हाँ, धरती पर जितने भी जीव हैं, धरती पर जितना भी जीव उपस्थित है, वो सब के सब जो होता है कुछ न कुछ गुण पर एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है। तो जब भिन्न होता है तो इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। तो जैव विविधता जो होता है वो कितने प्रकार का होता है भाई, 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले जिसको आप कहते हैं आनुवांशिक जैव विविधता, है ना, जातीय जातीय जैव विविधता, और तीसरा होता है जिसको आप कहते हैं पारिस्थितिक, ना, पारिस्थितिक जैव विविधता कहते हैं। पारिस्थितिक जैव विविधता जो होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला का नाम होता है जिसको आप कहते हैं अल्फा, है ना, बीटा, और तीसरा होता है जिसको आप कहते हैं गामा, अल्फा, बीटा, गामा। जो एक क्षेत्र में रहना पसंद करेगा अल्फा, जो 2 क्षेत्र में रहना पसंद करेगा बीटा, जो सभी क्षेत्र में रहना पसंद करेगा गामा कहते हैं। जो जाति के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होता है उसको हम लोग जातीय जैव विविधता कहते हैं, और जो आनुवांशिक गुणों के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं आनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं, ठीक है ना। ये तो एक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोगों को करेगा, है ना। कुछ क्वेश्चन और हैं जो छोटे बड़े हैं, बता देते हैं। जैसे पहला है समजात अंग, और दूसरा होता है असमजात अंग होता है, समजात अंग और दूसरा असमजात, जिसकी उत्पत्ति और संरचना एक समान हो लेकिन कार्य उसका अलग अलग हो, है ना। जिसकी उत्पत्ति और संरचना एक समान हो लेकिन कार्य उसका अलग अलग हो तो उसे हम लोग समजात अंग कहेंगे। और जिसकी उत्पत्ति और संरचना असमान हो, जिसकी उत्पत्ति और संरचना असमान हो लेकिन कार्य जो है एक जैसा होता है तो हम लोग उसको कहते हैं असमजात अंग की बात करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो लगभग आप लोगों को इतना सारा क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिया हूँ, गेसिंग किया हूँ, और बहुत सारे जलकुंभी वगैरह पर सब पर ऑब्जेक्टिव करते रहेगा। जलकुंभी जिसे बंगाल का आतंकवादी कहते हैं, तो टेररिस्ट ऑफ बंगाल होता है ना। 12 वर्ष में जो सिर्फ एक बार पुष्प देता है उसे हम लोग नीला कुरेंजी कहते हैं, जिसे हम लोग मोनोकार्पिक पौधा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा बहुत सारा चीजें हैं जो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करेगा, और आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और वीडियो से ध्यान कर करके अपना कॉपी को भी देख लेना है, और कॉपी देख करके बढ़िया से एग्जाम दे करके जाइएगा। देखिए बहुत सारा हल्ला होगा कि क्वेश्चन आउट हो रहा है, क्वेश्चन आउट हो रहा है, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, बहुत सारा क्वेश्चन को लोग फॉलो करता है कि अब तो क्वेश्चन आउट हो गया, अब तो क्वेश्चन आउट हो गया, लेकिन ये सब फेर में मत रहिएगा। अगर बनेगा तो अपने तरीके से फॉलो करो, क्योंकि देखिए ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं ब्रेन को डिस्टर्ब करता है, और ऐसा वास्तविकता है नहीं कि आप लोग जो है क्वेश्चन आप लोग मिल ही जाएगा तो आप क्या कर पाएंगे, जब तक जिसको याद नहीं है भरपूर तरीके से वो संभव नहीं है कि वो काम नहीं कर सकता है। इसलिए आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट ऑफ लक रहेंगे, है ना। एग्जाम दीजिए, बढ़िया से रिजल्ट आए, और रिजल्ट आने के बाद आप लोग खुशी पूर्वक जो है अपने लक्ष्य को लेकर के ऊपर की ओर बढ़िए, है ना। सब तो चाहाऊ है, पहली बार द्वितीय बार आप सेकंड पर श्रेणी पर चलते हैं, अभी तो जीवन की संघर्ष बहुत अधिक बाकी है भाई, और उसमें आपको बहुत सारी चीजों का काम करना होगा, है ना। बहुत सारे ऐसे परिस्थिति होते हैं जो टॉपर लेकिन जो होता है इंटरमेट्रिक में टॉपर है, लेकिन जाकर देखिए तो कंपटीशन में और बेचारा असफल हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं मानते हैं, जो भी है आप प्रयास करिए कि अच्छा से अच्छा डिग्री हो, और मेहनत कर करके हम लोग जो है नौकरी की ओर भागेंगे, है ना। नौकरी जो लोगों का है, दो रोटी की बात आती है, तो गरीब और असमर्थ बच्चों की सबसे पहली होती है कि वो किसी भी छोटा से छोटा थे वो रोजी रोजगार कर ले, नौकरी कर ले, और जब उसको हो जाता है तब उसमें लगा रहे, और उसको फिर बेहतर बड़े की तलाश करनी चाहिए। अन्यथा बड़े की तलाश में कहीं कहीं छोटी चीजों भी छूट जाती है, और बाद में वो छोटी चीज उनके लिए बड़ा नुक्स बन जाता है, और बड़ा चीज भी हासिल नहीं होता है। तो ठीक है, आप लोग का बेस्ट ऑफ लक।
थैंक यू, और जाकर वीडियो देखिए और जाकर के जो है एग्जाम कल से दीजिएगा, और जो बाकी बचेगा मैं तो आप लोग भाई साल भर 2 साल पढ़ाई किए हैं उसके हिसाब से भी आप लोग को चलना होगा, ठीक है ना। थैंक यू, गुड लक। कोई सीक्रेट पी रहा है ना,